नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का यश विद्यापीठ टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के सीबीटी पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके सीबीटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पे है। प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यही हूबहू प्रश्न आने वाले हैं। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त DIN रेल का उद्देश्य क्या है, यानी DIN रेल का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है डबल रेक सिरे संयोजक लगाने में, या विद्युत तारों के लिए एक रास्ता प्रदान करने में, या स्क्रू का उपयोग करके नियंत्रण सहायक उपकरण को माउंट करने में, या फिर स्क्रू के बिना नियंत्रक सामग्री लगाने में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, स्क्रू के बिना नियंत्रण सामग्री लगाने में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 नंबर देखिए। स्वचालित स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है। विच इज द एप्लीकेशन ऑफ द ऑटोमेटिक स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर। ऑप्शन है गीजर, ग्राइंडर, टेलीविज़न या पंप मोटर। तो स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर का उपयोग टेलीविज़न के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 नंबर देखिए। उपकरण का नाम क्या है। जैसा कि आप चित्र में उपकरण देख पा रहे हैं, तो इसे देख करके बताना है कि यह कौन सा उपकरण है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है भू प्रतिरोध परीक्षक, आंतरिक ग्राउलर, बाहरी ग्राउलर और मेगर। ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं, इसे बाहरी ग्राउलर के नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके द्वारा हम आर्मेचर बाइंडिंग की टेस्टिंग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 नंबर देखिए। चित्र में दिखाए अनुसार रेगुलेटर सर्किट का नाम क्या है। तो जैसा कि आप रेगुलेटर सर्किट देख पा रहे हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है कि यह रेगुलेटर सर्किट कौन सा है। ध्यान से आप लोग देख सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा परिवर्तनशील आउटपुट वोल्टेज रेगुलेटर के नाम से जानते हैं, यानी वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज रेगुलेटर, परिवर्तनशील आउटपुट वोल्टेज नियामक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए। रेटेड वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज की आवृत्ति प्रदान करने वाले 4 पोल वाले अल्टरनेटर की गति क्या होगी। 1500, 3000, 1000 या 4500। तो यदि 4 पोल है तो जो गति हो जाती है वो 1500 RPM हो जाती है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1500 RPM। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 नंबर देखिए। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल, तरंगों या पल्सेस का उत्पादन करता है। डिटेक्टर, एम्पलीफायर, मॉड्यूलेटर या दोलन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोलन, ऑक्सीलेटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 नंबर देखिए। वर्निशिंग से पहले रिवाइंडेड AC मोटर के लिए प्री हीटर क्यों आवश्यक होता है। तो रिवाइंडिंग में नमी सुखाने के लिए, या इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम करने के लिए, वाइंडिंग की वर्निश को जल्दी सुखाने के लिए, या वाइंडिंग में वर्निश आसान प्रवाह करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाइंडिंग में नमी को सुखाने के लिए। जब बाइंडिंग किया जाता है तो कुछ उसमें नमियाँ रह जाती हैं, या फिर लंबे समय तक यदि आप मोटर को रख देते हैं तो इसमें नमी आ जाती है। तो शॉर्ट सर्किट न हो, इसके लिए क्या किया जाता है, बाइंडिंग की नमी को सुखाया जाता है। इसके लिए प्री हीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 नंबर देखिए। किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत, अच्छा रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है। ऑप्शन है NPN ट्रांजिस्टर, या PNPN ट्रांजिस्टर, या फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, या यूनी
जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक ऐसा उपकरण है जिसमें बहुत ही अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर का आउटपुट और अच्छा रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 नंबर देखिए, कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले कंट्रोल ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है निरंतर आपूर्ति वोल्टेज बनाए रखने के लिए, या फिर सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए, या फिर मोटर सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए, या विद्युत सर्किट की आपूर्ति करने के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा, सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए। तो कंट्रोल वायरिंग में हम 220 वोल्ट की सप्लाई अलग से देते हैं जिससे कि कंट्रोल करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 नंबर देखिए, पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? संकेत, दीपक, या पुश बटन स्विच, या सेंसर, या विलगित स्विच। तो पैनल बोर्ड असेंबली में सेंसर का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिए, चित्र में दिखाए अनुसार डीसी जनरेटर में एक से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इस वाले भाग का नाम आपको बताना है। तो इसे क्या हम पोल स्विच बोलेंगे, या ध्रुव कुंडली बोलेंगे, योक बोलेंगे, या पोल कोर बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोल स्विच। तो ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं इसे हम पोल स्विच के नाम से जानते हैं, और इस वाले भाग को हम पोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 नंबर देखिए, चित्र में दिखाए अनुसार डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है? तो स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए, या वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, या फिर स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ बढ़ाने के लिए, या फिर वर्तमान दिशा को सुचारू उलटफेर करने के लिए। तो सही समय पे करंट की दिशा परिवर्तित हो जाए इसके लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस लगा देते हैं ताकि स्पार्किंग न हो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्तमान दिशा के सुचारू उलटफेर करने के लिए, फॉर स्मूथिंग रिवर्सेबल ऑफ करंट डायरेक्शन, यानी धारा की दिशा को बदलने के लिए ऐसा करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 नंबर देखिए, 3 कला 36 स्लॉट 12 क्वाइल और 4 पोल स्टेटर बाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में कला विस्थापन की गणना करना है। तो क्या 8 स्लॉट होंगे, 6 स्लॉट होंगे, 4 स्लॉट होंगे, या 3 स्लॉट होंगे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 स्लॉट होंगे। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 नंबर देखिए, सिंक्रोनस मोटर में भी वक्र द्वारा किसे दर्शाया जाता है? तो भी वक्र तुल्यकालिक मोटर में होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, आर्मेचर करंट फील्ड करंट के बीच संबंध बताने के लिए, या लोड करंट पावर फैक्टर के बीच संबंध बताने के लिए, या फील्ड करंट पावर फैक्टर के बीच संबंध बताने के लिए, लागू वोल्टेज या लोड वोल्टेज के बीच संबंध बताने के लिए। तो जो भी वक्र खींचा जाता है इस तरह से, तो इसमें आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच के संबंध को दर्शाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 नंबर देखिए, वीएफ ड्राइव में आईजीबीटी क्या है? तो आईजीबीटी क्या है? इन्वर्टर स्विच डिवाइस है, या फील्ड सप्लाई स्विच डिवाइस है, या वोल्टेज रेगुलेटर स्विच डिवाइस है, या डीसी बस बार स्विच डिवाइस है? तो इसका सही ऑप्शन ए जाएगा, इन्वर्टर स्विच डिवाइस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 नंबर देखिए, चित्र में दर्शाए गए प्रतीक का नाम क्या है? तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो ये किसका प्रतीक है? तो लाइटिंग अरेस्टर का है, या अर्थ स्विच का है, या सर्किट ब्रेकर का, या कपलिंग कैपेसिटर का है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइटिंग अरेस्टर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 नंबर देखिए, ट्रांजिस्टर
ट्रांजिस्टर V2 और V1 में परिवर्तन करते समय कुल टर्न ऑफ टाइम क्या होगा? तो आपको कुल टर्न ऑफ टाइम के बारे में बताना है, जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा टी ऑन इक्वल टू टी डी प्लस टी आर। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 नंबर देखिए। अल्टरनेटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? जैसा कि आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, तो क्या मेगर बोलेंगे या शंट प्रकार का ओम मीटर बोलेंगे, श्रृंखला प्रकार का ओम मीटर बोलेंगे या मल्टीमीटर बोलेंगे? तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेगर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 नंबर देखिए। किस डीसी मोटर को अलग अलग भार के तहत स्थिर गति से संचालित किया जा सकता है? सीरीज मोटर, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर या डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर या संचयी लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर? तो इसका सही ऑप्शन जाएगा डी, संचयी लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखिए। 3 कलाम मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या है? ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट और क्लोज्ड सर्किट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, नियंत्रण सर्किट, पावर सर्किट, क्लोज्ड सर्किट या ओपन सर्किट। तो देखिए जो स्टार्टर के लिए जो हम सर्किट उपयोग करते हैं, 2 प्रकार की सर्किट होती है, पहला नियंत्रण सर्किट और दूसरा पावर सर्किट। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 नंबर देखिए। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग करके 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि लागू की जाती है? ऑप्शन है चेंजिंग अप्लाइड वोल्टेज या चेंजिंग ऑफ द नंबर ऑफ पोल या कैस्केड ऑपरेशन या फिर चेंजिंग अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा, सबसे अच्छा जो विधि है कैस्केड संचालन है, कैस्केड ऑपरेशन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 नंबर को ध्यान से देखिएगा। किस मोटर का यह विशेषता कर्व है जिसका चित्र दिखाया गया है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह जो कर्व है नीचे से धीरे धीरे घट रहा है और फ्लैट मोड की तरफ जा रहा है। ऑप्शन है विभेद यौगिक मोटर या शंट मोटर या श्रेणी मोटर या फिर संचयी यौगिक मोटर। तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, संचयी यौगिक मोटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 नंबर देखिए। VVVFD का फुल फॉर्म क्या होगा? तो वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 नंबर देखिए। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 नंबर देखिए। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों रखा जाता है? ऑप्शन है करंट, आर्मेचर करंट को कम करने के लिए, या आर्मेचर के तापमान को कम करने के लिए, या फिर आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, या बूलियन बीजगणित को हल करने में मदद करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा सी, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 नंबर देखिए। 3 कला की स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है? तो इसका ऑप्शन जाएगा आपूर्ति आवृत्ति से 3 गुना कम, आपूर्ति की आवृत्ति से कई √3 गुना कम, आपूर्ति आवृत्ति से 3 गुना अधिक, या आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा डी, आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 नंबर देखिए।
ACSR का मतलब क्या हो जाता है? तो ए का मतलब होता है एल्युमिनियम, सी का कंडक्टर, एस का स्टील और आर का रेनफोर्ड। तो पूरा फुल फॉर्म जाएगा एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्ड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 नंबर देखिए, डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है टेप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि या वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल विधि, आर्मेचर नियंत्रण विधि या क्षेत्र नियंत्रण विधि। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा बी, वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल नियंत्रण विधि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डीसी जनरेटर अपना अवशिष्ट चुंबकत्व क्यों खो देता है? ऑप्शन है रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है इसलिए, या फील्ड में फ्लैशिंग हो जाता है, या बिना लोड के लगातार चलने से हो जाता है, या बिना रुके हुए लगातार चलता है। तो देखिए डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व खोने का मेन कारण होता है डायरेक्शन में चेंजिंग करना। यानी डीसी जनरेटर के डायरेक्शन में यदि आप चेंजिंग कर देते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो अवशिष्ट चुंबकत्व तो समाप्त हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। प्रश्न संख्या 30 नंबर देखिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? आर्सेनिक, बोरान, एंटीमनी या फास्फोरस। तो इसका बी ऑप्शन जाएगा बोरान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 नंबर देखिए, ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव का वर्गीकरण किया जाता है? समूह ड्राइव, मैनुअल ड्राइव, नियंत्रण ड्यूटी ड्राइव या व्यक्तिगत ड्राइव। तो इसका सही ऑप्शन सी जाएगा कंटिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 नंबर देखिए, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए संपर्कों के संचालन का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले हम स्टार कॉन्टेक्टर लगाते हैं, फिर इसके बाद मेन कॉन्टेक्टर, इसके बाद टाइमर, इसके बाद डेल्टा कॉन्टेक्टर लगाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 नंबर देखिए, यदि किसी अल्टरनेटर से लोड हटा दिया जाए तो वोल्टेज 480 वोल्ट तथा 480 वोल्ट से 660 वोल्ट तक बढ़ जाता है, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा? तो वोल्टेज रेगुलेशन का जो फार्मूला होता है V2 माइनस V1 बटा में हो जाता है V1 इंटू 100 हो जाता है। तो अगर आप ऐसे लगाते हैं तो 660 वोल्टेज माइनस 480 बटा में 480 करके यदि आप लगाते हैं तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए 37.5%। तो इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 नंबर देखिए, चित्र में दर्शाए गए एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग कौन सा है? जैसा कि आप बाल्टी की तरह इसका मुख देख पा रहे हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 नंबर देखिए, छोटे टेबल फैन के लिए किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है? तो कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, या शेडेड पोल मोटर, या रिपल्सन मोटर, या फिर इन्वर्सन मोटर। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी शेडेड पोल मोटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 नंबर देखिए, कौन सा नियम डीसी मोटर के आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा को इंगित करता है? दाएं हाथ की हथेली का नियम, या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, या दाएं हाथ की पकड़ का नियम। तो डीसी मोटर में जो नियम यूज होता है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 नंबर देखिए, एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? तो महत्वपूर्ण चरण दोलन, एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर उत्पादन चरण होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, यानी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का ये अंतिम प्रश्न है। वैक्यूम क्लीनर के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? रिपल्सन मोटर, संधारित्र प्रारंभ मोटर,
या यूनिवर्सल मोटर या शेडेड पोल मोटर। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल मोटर। तो यूनिवर्सल मोटर का जो उपयोग होता है सिलाई मशीन में भी होता है, हेयर ड्रायर में भी होता है और वैक्यूम क्लीनर में भी इसका उपयोग किया जाता है। अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो अल्टरनेटर में दो वाइंडिंग होती है, एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है, दूसरी फील्ड वाइंडिंग होती है। तो फील्ड वाइंडिंग में हम कौन सी सप्लाई देते हैं? डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है। और डीसी सप्लाई देने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? उत्तेजक का उपयोग करते हैं। उत्तेजक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो डीसी शंट जनरेटर का उपयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तेजक, एक्साइटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 नंबर देखिए। चित्र को बड़े गौर से देखिएगा। चित्र में दिखाए गए कनेक्शन आरेख का नाम क्या है? जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं तो यह जो चित्र है VFD का है। VFD का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 3 फेज मोटर जुड़ा हुआ है और ये जो आप टर्मिनल देख रहे हैं ये इनपुट टर्मिनल है। इस टर्मिनल को हम आउटपुट टर्मिनल बोलते हैं। इधर का जो भी टर्मिनल है ये इसका कंट्रोल टर्मिनल है। यहाँ से हम VFD को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर जाएगा मोटर के साथ AC ड्राइव। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 13 नंबर। नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों प्रदान किए जाते हैं? पावर सर्किट को कम वोल्टेज आपूर्ति करने के लिए, रेटेड लोड को बनाए रखने के लिए, रेटेड वोल्टेज को बनाए रखने के लिए या सहायक सर्किट संचालन करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहायक सर्किट संचालन करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्या 14 नंबर देखिए। कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है? मोटर जनरेटर सेट, मरकरी आर्क डिस्टकारी या डिस्टकारी यूनिट या रोटरी कन्वर्टर। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी, रेक्टिफायर यूनिट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 नंबर देखिए। चित्र में दिखाए गए सर्किट का नाम क्या है? जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं तो ये किसकी सर्किट है? तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें 3 कॉन्टेक्टर लगे हैं जिनका NVC कॉइल लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें आप बहुत सारे पुश बटन देख रहे हैं। ये एक पुश बटन है, यहाँ पे एक पुश बटन है, ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है, ठीक है। ये NC है। तो ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं इसे हम कंट्रोल सर्किट के नाम से जानते हैं। तो ये होता है सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट, ठीक है। तो इस तरह के फिगर जो होते हैं वो सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल सर्किट होती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 नंबर देखिए। ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर में टाइमर क्या होता है? ऑप्शन है ओवरलोड पर ट्रिप या स्टार से डेल्टा में बदलने के लिए टाइमर का यूज होता है, या पूर्व निर्धारित समय पर चालू करने के लिए, या पूर्व निर्धारित समय पर स्विच ऑफ करने के लिए। तो इसका मुख्य काम होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टार से डेल्टा में बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 नंबर देखिए। किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट के एक कूलम विद्युत द्वारा मुक्त होता है? तो यह किसका नियम है? ऑप्शन है विद्युत रासायनिक तुल्यांक या विद्युत लेबन, विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रो नकल। तो इसका सही ऑप्शन जो है बी, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 नंबर देखिए। चित्र में दर्शाए गए गति नियंत्रण विधि क्या है? तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं इसमें आपको 2 मोटर दिख रहे होंगे, ठीक है। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि सप्लाई दी गई है और यहाँ से जो सप्लाई मिल रही है इस मोटर में दिया जा रहा है, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड है।
तो इस तरह का जो कनेक्शन होता है इसे कैस्केड ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 नंबर देखिए। श्रेणी एफ इंसुलेटर का तापमान क्या होता है? तो साथियों कई तरह के इंसुलेशन होते हैं, जैसे वाई ई ए बी सी एफ, ऐसे करके बहुत सारे इंसुलेशन होते हैं। तो इसका एफ का जो तापमान होता है वो 155 होता है। 95 जो होता है ये वाई का होता है, ठीक है। 105 ए का होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए होगा। एफ इंसुलेशन का तापमान 155 या 150 डिग्री सेल्सियस होता है। चित्र में दिखाए गए सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है? तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं कि इसमें दो बाइंडिंग है, एक ऑक्सिलरी बाइंडिंग है और दूसरी मेन बाइंडिंग है। मेन बाइंडिंग आप देख पा रहे हैं कि सप्लाई के समानांतर में जुड़ा हुआ है और ऑक्सिलरी बाइंडिंग के श्रेणी में एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है जो कि परमानेंट जुड़ा हुआ है। तो परमानेंट कैपेसिटर जुड़ा है, इसका मतलब ये क्या है, कौन सा मोटर है? अस्थाई प्रकार का कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, ठीक है। विकल्प देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थाई संधारित्र मोटर, अस्थाई परमानेंट कैपेसिटर मोटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 नंबर देखिए। डिस्क पिन इंसुलेटर बाहरी सतह को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया गया है और किनारों को अंदर की तरफ क्यों झुका रहा है? तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्षा के पानी को टपकाने के लिए। तो आप देख पाते हैं कि इस तरह का इंसुलेशन बना होता है और इसमें झुकाव दिया जाता है, ठीक है। इसमें ऐसे झुकाव दिया जाता है। तो ये जो झुकाव दिया जाता है इसे हम ग्लेजिंग सतह बोलते हैं। इसका मेन कार्य होता है वर्षा के पानी को नीचे की तरफ टपकाने के लिए। यह इंसुलेटर में होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 नंबर देखिए। वीएफ ड्राइव में आईजीबीटी क्या है? आईजीबीटी क्या है? तो आईजीबीटी क्या है? एक इन्वर्टर स्विच डिवाइस होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रल गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 नंबर देखिए। डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा बदलने के लिए आर्मेचर धारा की दिशा बदलना क्यों बेहतर है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 नंबर देखिए। जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है डीसी जनरेटर का नाम क्या है? तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो फील्ड बाइंडिंग है और जो आर्मेचर बाइंडिंग है एक दूसरे से अटैच नहीं है, अलग नहीं है। एक दूसरे से मतलब अलग है, अटैच नहीं है। तो जब फील्ड बाइंडिंग को हम अलग से डीसी सप्लाई दे करके इसको उत्तेजित करते हैं तो इस तरह का जो डीसी जनरेटर होता है उसे सेपरेटली इस एक्साइटेड जनरेटर कहते हैं, यानी अलग से उत्तेजित जनरेटर के नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या बी नंबर देखिए, 25 नंबर देखिए। डीसी शंट मोटर द्वारा लिए गए आर्मेचर की गणना करने का फार्मूला क्या है? तो डीसी शंट मोटर का जो फार्मूला होता है आई ए बराबर, जो डीसी शंट मोटर है, शंट मोटर का मतलब कि वोल्टेज इसमें ज़्यादा होगा और बैक ईएमएफ कम होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा आई ए बराबर भी माइनस
ई बी बटा में आर ए, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 नंबर देखिए। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो किसका यूज करेंगे? बोरान का यूज करेंगे। ठीक है, और एन टाइप बनाना है तो आप एंटीमनी, फास्फोरस और आर्सेनिक का उपयोग करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोरान। चलिए प्रश्न संख्या 27 नंबर देखिए। शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 नंबर देखिए। बाइंडिंग प्रक्रिया में वेवेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांस का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 नंबर देखिए। हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर क्यों है? ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, कोई ब्रश और कम्यूटेटर नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 नंबर देखिए। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 नंबर देखिए। पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंसर। सेंसर का उपयोग नहीं करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 नंबर देखिए। किस प्रकार की डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में फ्रंट पिच और बैक पिच से अधिक होता है? तो फ्रंट पिच जो होता है बैक पिच से अधिक कब होता है? वे बाइंडिंग के लिए होता है, यानी रेट्रोगेसी के लिए होता है। ठीक है, जब बैक पिच बड़ा होगा और फ्रंट पिच छोटा होगा तो इसे कहेंगे प्रोग्रेसिव। यदि फ्रंट पिच बड़ा होगा, बैक पिच छोटा होगा तो इसे कहेंगे रेट्रोगेसी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 नंबर देखिए। कौन सा मल्टी वाइब्रेटर एक रिपेटिटिव पल्स वेव फॉर्म आउटपुट उत्पन्न करता है? तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 नंबर देखिए। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, डीसी जनरेटर का नाम क्या है? तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आर्मेचर के समानांतर में यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग जुड़ी हुई है और यहाँ पे एक और वाइंडिंग जुड़ी हुई है आर्मेचर के सीरीज में, और आर्मेचर प्लस जो श्रेणी बाइंडिंग है उसके दोनों के समानांतर में शंट बाइंडिंग जुड़ी हुई है। तो इस तरह की बाइंडिंग अगर जुड़ी हो तो इसे कहते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। अब लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में दो तरह के जनरेटर होते हैं। यदि फील्ड बाइंडिंग में धारा की दिशा समान हो तो कम्युलेटिव होगा, और फील्ड वाइंडिंग में धारा की दिशा विपरीत हो तो डिफरेंशियल होगा। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि शंट में धारा की दिशा और श्रेणी में धारा की दिशा दोनों विपरीत है, तो इसलिए इसे हम डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर के नाम से जानेंगे। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 नंबर देखिए। सिंक्रोनस मोटर में स्टार्टिंग के समय डैम्पर वाइंडिंग का क्या उद्देश्य है? तो इसका बी सही हो जाएगा। एक टार्क उत्पन्न करता है और सिंक्रोनस गति के करीब चलता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में मेन बाइंडिंग और ऑक्सिलरी बाइंडिंग के बीच इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या है? तो मेन बाइंडिंग और जो ऑक्सिलरी बाइंडिंग होती है इसके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, इस तरह बाइंडिंग जुड़ी हुई होती है। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 90 डिग्री। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या
37 नंबर देखिए, चित्र में दिखाए गए सर्किट का नाम क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक मोटर जुड़ा हुआ है, एक इस कॉन्टेक्टर यहाँ जुड़ा है, एक कॉन्टेक्टर यहाँ जुड़ा है, एक कॉन्टेक्टर यहाँ जुड़ा है, और ये आप देख पा रहे हैं कि रिले लगा हुआ है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ICTP स्विच लगा हुआ है। ठीक है, तो जब 3 कॉन्टेक्टर लगे हों, एक रिले लगा हो, और इस तरह का जो सर्किट होता है इसे हम बोलते हैं पावर सर्किट। तो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर सर्किट है। ऑप्शन देख लेते हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर सर्किट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 नंबर देखिए, चित्र में दिखाए गए प्रतीक का नाम क्या है। तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, इसमें 3 टर्मिनल देख रहे हैं। डी मतलब ड्रेन होता है, जी मतलब गेट होता है, और यस मतलब सोर्स होता है। ठीक है, तो ड्रेन, गेट और यहाँ पे सोर्स 3 टर्मिनल लगे हुए हैं, तो इसे हम कहते हैं एन चैनल। जब धारा अंदर की तरफ हो तो इसे हम एन चैनल बोलेंगे, जब धारा बाहर की तरफ हो तो इसे पी चैनल बोलेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एन चैनल फैट। चलिए अब अगला पोर्शन है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। पहला प्रश्न स्क्रीन पे है, साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाते हैं। तो साल को हमेशा एन से दर्शाते हैं, आर से दर को दर्शाते हैं, और मूलधन को पी से दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 नंबर देखिए, सूत्र यहाँ पे सवाल दिया है, ए गुणे ए का स्क्वायर गुणे ए का क्यूब गुणे 1/4। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आधार बराबर है तो घात जुड़ जाएंगे। इस पे 4 घात है, इस पे तो यहाँ देख पा रहे हैं कि ए पे 4 घात है, यहाँ 3 घात है, यहाँ 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है। तो टोटल घात जो हो जाएगा ए पर घात 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 नंबर देखिए, लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाते हैं। तो डी आई से दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर देखिए, विकृति की इकाई क्या है। विकृति की कोई इकाई नहीं होती है, नो यूनिट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 नंबर देखिए, साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को किस रूप में निरूपित किया जाता है। प्रिंसिपल को पी के रूप में निरूपित किया जाता है। 6 नंबर देखिए, 39x + 5y, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आप इसको हल करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, ये है 14x + 3y + 25x। तो 25x 14x 39x हो जाएगा, और 3y 2y 5y हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। चलिए अब अगला पोर्शन देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग का। इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला प्रश्न स्क्रीन पे है, मोटर को चालू और बंद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो स्टार्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, लाइन इंसुलेटर की सामग्री क्या होता है। तो लाइन इंसुलेटर पोर्सिलिन क्ले का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए, प्रतीक का नाम आपको बताना है। तो यह प्रतीक जो है वो कंडेंसर माइक्रोफोन का है। माइक्रोफोन कंडेंसर का यह प्रतीक ऐसा होता है, और इसको आप ऐसे अगर घेर देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो कंडेंसर माइक्रोफोन का ये सिंबल हो जाएगा। अगला देखिए, प्लायर का नाम बताइए, कौन सा प्लायर है। तो इसमें नोज प्लायर कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, नोज प्लायर होगा। ठीक है, ये कटिंग प्लायर है। ठीक है, और ये कॉम्बिनेशन प्लायर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए, 250 वोल्ट से कम वोल्टेज क्या कहलाती है। तो 250 वोल्ट से कम वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, लो टेंशन बोलते हैं। ठीक है, 250 से 650 तक बोलेंगे मीडियम, 650 से 400 तक बोलेंगे हाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 नंबर, और आज का अंतिम प्रश्न है, बॉल पिन हैमर कौन सा है। तो ये आप देख पा रहे हैं,
इसी तरह का बॉल पिन हैमर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बॉल पिन हैमर। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे बाल बना हुआ है, ठीक है। इसे हम माइलेट के नाम से बोलते हैं। ये क्रॉस पिन हैमर है, ये क्रॉस पिन हैमर है और इसे क्ला हैमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्ला हैमर। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे अगली क्लास में। चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इसी तरह का वीडियो कंटेंट इस चैनल के माध्यम से आप सब तक पहुंचाया जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।